हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद आदर्श फिलॉसफी पर। यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका कोई भी पॉइंट एग्जाम में मिस ना हो। इसमें हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या है, किसे रिसोर्सेज बोला जाता है। तो इसकी डिफिनीशन सिंपल सी बोली जाती है जियोग्राफी में, everything available in our surrounding which can used to satisfy our human needs या our needs, जिसे भी हम अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो एक तरीके का क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। अब आपको रिसोर्सेज में दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड की। दूसरा पॉइंट, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में। उनको उनके पता करने का जो भी प्रोसेस है वो बहुत लेंदी और टफ नहीं होना चाहिए। इजिली अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, वो हमारे सराउंडिंग में होने चाहिए और उन्हें हम कैसे अवेलेबल कर सकें, इजिली, बहुत ही टफ प्रोसेस ना हो, इजिली हम उन्हें क्या कर सकें, अवेलेबल कर सकें। इसके साथ में जो भी रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिकली कैसे होने चाहिए, हमारे रिसोर्सेज इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल, उनकी कॉस्ट बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम आसानी से एक्सेस कर सके, इसलिए इकोनॉमिकली उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके साथ में हमारे रिसोर्सेज कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल का क्या मतलब हुआ, किसी तरीके का रिसोर्स है, वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फीजिबल है, वो इन्वायरमेंट में इजीली अवेलेबल भी है, बट हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। हमारा कल्चर उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करने की परमिशन ही नहीं कर रहा, उस रिसोर्स को अपोज कर रहा है, तब हम उसे अच्छा रिसोर्स नहीं बोलेंगे। क्योंकि रिसोर्सेज की डिफिनेशन में ये भी है कि कल्चर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कल्चरली रिसोर्सेज एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। वो रिसोर्स क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेस भी किया जा सके, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ये प्रॉपर्टी अगर है किसी भी थिंग्स में तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुड रिसोर्स बोलेंगे या उसे रिसोर्स बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग बताइए कि इंपॉर्टेंट पार्ट है या नहीं रिसोर्स का, ह्यूमंस रिसोर्सेज का पार्ट है कि नहीं। तब आपको याद रखना है ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिसोर्स। ये क्या है, एक तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, किसके, रिसोर्सेज के। क्योंकि जो भी डिफिनीशन में हमने आपको पॉइंट बताए हैं, बताइए ह्यूमन उन पॉइंट्स को फॉलो करता है या नहीं, बिल्कुल फॉलो करता है। इकोनॉमिकली फीजिबल भी है वो, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, और ह्यूमन हमारी सराउंडिंग में भी तो इजीली अवेलेबल होता है, हर समय अवेलेबल होता है, और हमारी नीड को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। इसलिए आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसोर्स। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं इस टॉपिक का क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो हम बिल्कुल इस तरीके से नहीं बोल सकते कि रिसोर्सेज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, रिसोर्सेज को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, या रिसोर्सेज को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को बताने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेस क्या है, हम किस बेसिस पर बात कर रहे हैं रिसोर्सेज का, कि क्लासिफिकेशन की हम ओनरशिप के बेसिस पर बात कर रहे हैं, या हम एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर बात कर रहे हैं, या हम ओरिजिन के बेसिस पर बात कर रहे हैं, या हम डेवलपमेंट के बेसिस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे सबसे पहले देखिए, अगर हम पहले पार्ट में हम आपसे कहें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर, कि उनका उद्गम कैसे है, वो कैसे हमें मिलते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर आप दो तरीके के रिसोर्सेज देखेंगे। पहले रिसोर्सेज को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स, और दूसरे टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बायोटिक रिसोर्स में देखिए क्या होता है, बायोटिक रिसोर्स में आपको याद रखना है हैव लाइफ। इसमें क्या होता है, लाइफ होती है, इसमें लाइफ किसी भी तरीके की नहीं होती है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना, जो बायोटिक रिसोर्स होते हैं ये कंपोज्ड किए जाते हैं लिविंग थिंग से, कंपोज्ड फ्रॉम लिविंग थिंग। ये कैसे हमें मिलते हैं, ये लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, कंपोज्ड किए जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में, अगर हम बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल में अगर हम बात करें, तब आपने पढ़ा होगा फ्लोरा हो गया,
या फौना हो गया या फिशेस हो गए, वो सब किस में आते हैं, बायोटिक रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि ये भी एनिमल्स हैं या फ्लोरा या फौना, ये सब क्या है, ये रिसोर्सेज हैं, ये भी हमारी नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल भी हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल भी हैं। लेकिन ये कौन से रिसोर्सेज हैं, बायोटिक रिसोर्स, क्योंकि इनमें लाइफ है। और ये कैसे कंपोस्ट किए जाते हैं, ये लिविंग थिंग का ही तो एक पार्ट है, ये सजीव में आते हैं। और इन्हें हम कैसे कंपोस्ट करते हैं, इन्हीं लिविंग थिंग्स से कंपोस्ट करते हैं। इसीलिए किसके एग्जांपल होंगे, बायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल होंगे। अगर हम अबायोटिक रिसोर्स की बात करें, अबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अबायोटिक रिसोर्सेज हैव नो लाइफ, वो निर्जीव होते हैं, उनमें लाइफ नहीं होती है। और ये कैसे कंपोज्ड किए जाते हैं, ये कंपोज्ड किए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे इन्हें क्या किया जाता है, कंपोज्ड किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जो आपके मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल है, नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड किए जाते हैं। और ये क्या है, ये अबायोटिक रिसोर्स हैं, ये बायोटिक नहीं है, इनमें लाइफ भी नहीं होती। इसी तरीके से जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो फ्यूल्स आते हैं, जो पेट्रोलियम होते हैं, वो सब किसके एग्जांपल होंगे, वो भी अबायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल होंगे। अगर आपसे कभी भी बोला जाए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन, तो आप बोल सकते हैं इन टू पार्ट, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर have life, abiotic resources have no life. Biotic resources are composed from living thing and abiotic resources are composed from non living thing. ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कैसे देखा है, ओरिजिन के बेसिस पर देखा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को बैक करिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जिससे आप शार्ट में रिवीजन, कम समय में आसानी से रिवीजन कर सकें। अब देखिए ये हमने जो भी पढ़ा क्लासिफिकेशन, ये ओरिजिन के बेसिस पर था। अब हम दूसरे बेसिस पर देखते हैं, जैसे दूसरा बेस हमारा हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर कि उन्हें कैसे एग्जॉस्ट किया जाता है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे पहले रिसोर्सेज को बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स, पहले रिसोर्स को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। दूसरे रिसोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये दो तरीके के रिसोर्स होते हैं। अब आपको ये भी बातें याद रखनी है साथ में कि किस बेस पर कौन कौन से रिसोर्स होते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर कौन से होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट विच आर बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। व्हेन वी thought about on the basis of exhaustibility, there are two types of resources, renewable resources and non renewable resources। अब देखिए renewable resources क्या होते हैं, जिन्हें हम फिर से रिन्यूड कर दें या जिन्हें हम फिर से क्या करें, रिप्रोड्यूस्ड कर लें, जिन्हें हम क्या करें, फिर से रिप्रोड्यूस कर दें। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो जिस रिसोर्सेज को रिप्रोड्यूस्ड नहीं किया जा सकता। अभी ये डिफिनीशन आप याद रखिए, अभी हम फिर से देखते हैं जिन रिसोर्सेज को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अभी इस डिफिनीशन को हम एक बार चेक करेंगे। और रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम फिर से रिन्यू कर लें। जैसे वाटर हो गया, ये किस में आ जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगा। यूज करने के बाद उस रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम फिर से बना सकते हैं। जैसे हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो आप बताइए, आप सोलर एनर्जी को यूज करते रहिए और साथ में सोलर एनर्जी को हम आसानी से इजीली हम उसे क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए सोलर एनर्जी किस में आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा। बट देखिए जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं तब हम आपसे ये कहते हैं कि विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इजिली। बट आपको ये याद रखना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को रिन्यूड किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। बस इनके जो रिप्रोड्यूस्ड करने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है। वो जो टाइम पीरियड होता है वो मिलियन ऑफ ईयर्स होता है। क्या होता है, टाइम मिलियन ऑफ ईयर्स होता है। जैसे यहाँ पर हम आपसे बात करें, पेट्रोलियम हो गया इसका एग्जाम्पल, और कुछ फ्यूल्स भी हो गए इसके एग्जाम्पल में, जिन्हें हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट उनके रिप्रोड्यूस करने का जो टाइम होता है वो टाइम बहुत ही लॉन्ग होता है, वो टाइम बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, इन्हें फिर से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर आपको दो तरीके के रिसोर्सेज याद रखने हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए टाइम बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अभी तक हमने ओरिजिन का बेस और एग्जॉस्टिबिलिटी का बेस देख लिया।
अब देखिए तीसरा जो बेस है, थर्ड बेसिस पर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वो बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर देखिए आप चार तरीके के रिसोर्स देखेंगे। पहला रिसोर्स है जिसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। पहले रिसोर्स को क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरे रिसोर्स को क्या बोला जाता है? कम्युनिटी रिसोर्स। तीसरे रिसोर्स को क्या बोला जाता है? नेशनल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स होता है? नेशनल। और जो लास्ट है वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। लास्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स। ये जो भी रिसोर्सेस के पार्ट हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हैं। इन्हें हम ओनरशिप के बेसिस पर बात कर रहे हैं। चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेशनल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल एंड इंडिविजुअल रिसोर्स। अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इन सबको हम समझने का प्रयास करते हैं और इनको आपस में कंपेयर करने के ही फॉर्म में ऐसे ही समझते हैं, वन बाय वन नहीं, इनको एक साथ हम कंपेयर करते हैं। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स को बोला जाता है जिनको ओन किया जाए बाय इंडिविजुअल पर्सन। इनकी ओनिंग सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन करे, ऐसे रिसोर्स को क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स बोला जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो आपका हाउस होगा वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा, जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो किस में आएगी? इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगी। इंडिविजुअल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है जिनको गवर्न सिर्फ एक पर्सन करे। किसी एक पर्सन का अधिकार है किसी रिसोर्सेज पर तो कैसा रिसोर्स होगा? इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे घर है आपका तो उसपे वो घर किसी न किसी एक ही आदमी के नाम पर है इंडिविजुअल, तो कैसा रिसोर्स हो जाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। कुछ लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनके नाम पर, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगी। उसकी ओनिंग कैसे की जाए? बाय इंडिविजुअल की जाए। बट हम कम्युनिटी रिसोर्स की अगर बात करें तब कम्युनिटी रिसोर्स में आपको याद रखना है ओन बाय होल कम्युनिटी। जो उस रीजन की पूरी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी अगर उसे क्या करती है? ओन करती है, उसकी ओनिंग करती है, तो उसे क्या बोला जाएगा? कम्युनिटी रिसोर्स बोला जाएगा। जो भी उस कम्युनिटी के लोग हैं वो सब यूज करते हैं उस रिसोर्स को। जैसे अगर हम बात करें जो भी पिकनिक पार्क हो गया, ठीक है, या आपकी सोसाइटी में वेल हो गया, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, या क्रिकेट की पिच हो गई, प्लेग्राउंड हो गए, ये कैसे रिसोर्स है? कम्युनिटी रिसोर्स। Community resources are owned by whole community, but individual resources are owned by individual person. Individual resources को कुछ बुक्स में प्राइवेट रिसोर्स भी बोला गया है, तब आप ये भी याद रखिएगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज प्राइवेट रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स की बात करें, पार्क हो गया, वेल हो गया या पिच हो गया, जिसकी लीडिंग जिसको सभी लोग यूज करते हैं, पूरी होल कम्युनिटी यूज करती है, उसे क्या बोला जाता है? कम्युनिटी रिसोर्स बोला जाता है। उसके बाद अगर हम नेशनल रिसोर्स की बात करें तब आपको याद रखना है नेशनल रिसोर्सेज में ऑल द एरिया विच आर लाई इन इंडियन मैप। इंडियन मैप का जो भी रीजन है पूरे मैप में उस एरिया में जितना भी रिसोर्स आएगा वो सब कैसा होगा? नेशनल रिसोर्स। जो भी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री को कवर करता है, पॉलिटिकल बाउंड्री के इंटीरियर पार्ट में है, वो सब कैसा आएगा? नेशनल रिसोर्स आएगा। उसके साथ में अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, इस तरीके से मैप बना हुआ है, तो ये जो रन ऑफ कच्छ का पार्ट है और यहाँ से ये जो बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, ये जो पार्ट है इस पॉलिटिकल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस में, 12 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस में, जो कि किलोमीटर में 22.2 किलोमीटर होती है। इस डिस्टेंस में, इस पॉलिटिकल बाउंड्री से, देखिए कोस्टल पार्ट की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, उस पार्ट की बात नहीं करेंगे जहां पर कोई कंट्री आ जाए। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा 22 किलोमीटर की रेंज में, तो उसे हम नहीं बोल सकते। बट इस कोस्टल पार्ट से जो समुद्री डिस्टेंस है, क्योंकि समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है, इस 12 नॉटिकल माइल में 22 किलोमीटर की रेंज में जो भी रिसोर्सेज आएंगे वो कैसे आएंगे? नेशनल रिसोर्सेज आएंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर तो इस रेंज में श्रीलंका भी आ सकता है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि श्रीलंका की डिस्टेंस 32 किलोमीटर है। अब देखिए श्रीलंका का जो नेशनल रिसोर्स होगा और जो इंडिया का नेशनल रिसोर्स होगा वो आपस में 50-50% पर डिवाइड कर लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा रीजन आ जाता है जो दो देशों का कॉमन होता है। इसलिए आप याद रखिएगा इंडिया में 12 नॉटिकल माइल के रीजन को क्या बोला जाता है? नेशनल रिसोर्स बोला जाता है। उस रीजन में अगर हमें कुछ मिलता है तो उस पर पूरी तरीके से हमारा राइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, तो आफ्टर 200 नॉटिकल माइल, अगर हम बात करें डिस्टेंस 200 नॉटिकल माइल की, 200 नॉटिकल माइल का जो भी रीजन होता है, ठीक है, उस पर जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं
वो वर्क करते हैं, उनका पूरी तरीके से राइट होता है आफ्टर 200 नॉटिकल माइल। ये भी जो भी रीजन होगा वो उसे कौन 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 करेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो भी एसोसिएशंस हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वो उस पर पूरी तरीके से उनका अधिकार होता है। ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल रिसोर्स बोला जाता है। और इस रीजन को ही हम EEZ बोलते हैं। ये फुल फॉर्म आपसे बोला जाता है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज का जो रीजन होता है उस रीजन को क्या बोला जाता है, EEZ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, EEZ बोला जाता है। इसे ही हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये 1200 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस को हम नेशनल डिस्टेंस के बाद कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल के बाद 200 नॉटिकल माइल हम यहां से मेजर करते हैं। इसके बाद जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें, तब इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से या इंटरनेशनल हमें परमिशन लेनी पड़ती है। इसी इंटरनेशनल रिसोर्सेज या इसी EEZ के पार्ट से हमें कुछ मैग्नीज प्राप्त होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये मैग्नीज हमें कहां से मिलता है, इस इंटरनेशनल रिसोर्सेज से मिलता है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखते हैं। ये हमने देखा ओनरशिप के बेसिस पर, आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि इन्हें कैसे ओन किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है जनरल स्टडी के लिए। जैसे जब हमने आपसे नेशनल रिसोर्स की बात की, तब हमने आपसे कहा कि जो भी होल कंट्री में आएगा, जो भी कंट्री के इंटीरियर पार्ट में आएगा, वो कैसा रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स। अब आप कहेंगे कि जिसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसे अपना होम बोल रहे थे, हाउस बोल रहे थे, वो इंडिविजुअल रिसोर्स भी नेशनल रिसोर्स होगा, बिल्कुल। जिसे आप कम्युनिटी रिसोर्स बोल रहे हैं वो भी नेशनल रिसोर्स है, क्योंकि वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के रीजन में आता है। जैसे आपके पास कोई स्कूल है, आप किसी प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, आपके पास बसेज हैं, आपके पास स्कूल है, उसे आप एक तरीके का अपना इंडिविजुअल रिसोर्स बोल रहे हैं। बट गवर्नमेंट को अगर कभी नीड हुई कि आपकी प्राइवेट जो बसेस हैं या आपके स्कूल को गवर्नमेंट किसी अपने वर्क के पर्पज से यूज करना चाहती है, देन वो यूज कर सकती है, ठीक है। उस टाइम पर आप नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्योंकि जितना भी रीजन इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के इंटीरियर पार्ट में आता है वो सब कैसा रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है। और आपको याद रखना है, नेशनल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इनकी ओनिंग कौन करता है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। ये किसके अधिकार में आते हैं, भारत सरकार के अधिकार में आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अधिकार में आते हैं। अब लास्ट हम लोगों का बेस होगा, ठीक है, और वहीं से चैप्टर टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हम अगर डेवलपमेंट के बेसिस पर बात करें, डेवलपमेंट के बेसिस पर कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। जैसे सबसे पहला डेवलपमेंट के बेसिस पर होता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास पोटेंशियल तो है उस रिसोर्स को यूज करने के लिए, बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण हम उस रिसोर्स को ना यूज कर पाए, या कोई अदर रीजन हो जिस रीजन से हम उस रिसोर्स को ना यूज कर पाए, तब ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला, जैसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रीजन हो सकता है, कुछ अदर भी रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट डायरेक्शन का जो भी पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान या गुजरात का जो भी रीजन है, ये ऐसे रीजन्स हैं, इन दोनों स्टेट्स के ऐसे रीजन्स हैं जहां पर सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसे रीजन्स में सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट इस प्लेस पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के कम होने के कारण, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। अब आप बताइए दूसरे प्लेसेस पर इंडिया के हम सोलर एनर्जी को एक बड़े फॉर्म में यूज करते हैं, एक अच्छा रिसोर्स है, गुड रिसोर्स है, तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के पास पोटेंशियल है, बट हम इस पार्ट में नहीं यूज कर पा रहे हैं। तब इस पार्ट के लिए एक ऐसा रिसोर्स हुआ, पोटेंशियल रिसोर्स हुआ। कहीं दूसरे रीजन में ये डेवलप्ड रिसोर्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्स। इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा पार्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। कैसा रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जिस रिसोर्सेज के बारे में हमने स्टडी कर ली है, जिस रिसोर्सेज के बारे में हमारे पास नॉलेज है कि इस रिसोर्स को कैसे यूज किया जाता है,
इस रिसोर्स को कैसे फाइंड किया जाता है और उस रिसोर्सेस से और हम क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज करके और क्या क्या बड़े चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कोल की बात अगर हम करें, कोल से रिलेटेड सारा डाटा हमारे पास है, कोल से रिलेटेड सारा नॉलेज हमारे पास है, कितने टाइप के कोल होते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है। फाइनली हम कह सकते हैं ऐसा रिसोर्स जिसको हमने एक बड़े लेवल पर डेवलप्ड कर लिया है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन हम जानते हैं उस रिसोर्स को किस तरीके से और बेटर फॉर्म में यूज किया जा सकता है, तब उस रिसोर्स को क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स बोलेंगे। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ पार्ट आते हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक रिसोर्स और फोर्थ पार्ट को हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्स। क्या बोलते हैं, रिजर्व रिसोर्स। देखिए स्टॉक रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वाटर है वो एक बड़े अमाउंट में है, एक इनफाइनाइट पार्ट में बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है वाटर, H2O की अगर हम बात करें, बट आई हैव नो टेक्नोलॉजी हाउ टू कंपोज इट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग करें, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं, इसीलिए वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक रिसोर्स बोल सकते हैं। हमारे पास इसका स्टॉक है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं कि इससे हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को किस तरीके से अलग करें। अगर हम अलग कर ले तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो नहीं होंगी और हमारे पास एक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके एक्सट्रैक्ट करने का मेथड ही हमारे पास नहीं है, तो ये क्या होगा, स्टॉक रिसोर्स होगा। अब देखिए स्टॉक और पोटेंशियल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल को किसी ना किसी पार्ट में हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ उस प्लेस के लिए पोटेंशियल रिसोर्स है। जैसे सोलर एनर्जी सिर्फ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात के उस रीजन पर पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं इंडिया में यूज करते हैं, लेकिन इसे हम इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहीं पर नहीं यूज करते सकते, ये हमारे पास मेथड नहीं है कि H2O से H2O और O2 कैसे अलग किया जाए। इसीलिए कौन सा रिसोर्स होगा, स्टॉक रिसोर्स होगा। इसके बाद अगर हम रिजर्व रिसोर्स की बात करें, रिजर्व रिसोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्यूचर की जो भी जनरेशन है उस जनरेशन के लिए इन्हें हम रखते हैं सुरक्षित, उसे क्या बोला जाता है, रिजर्व रिसोर्स बोला जाता है। जैसे जो भी रिवर्स होती हैं उन रिवर्स में क्या करना, उस रिवर्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, उस रिवर के वाटर को यूज करना। इसके हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है बट इसको हम बहुत कम बनाते हैं। अगर कभी फ्यूचर में नीड हुई कि इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा डिमांड है तब हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिवर्स होती है हमारे शहरों में वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी, उस रिवर के वाटर में हाई काइनेटिक एनर्जी जनरेट करके उस काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बट हमारे पास अभी बहुत ज्यादा नीड नहीं है, इसलिए हमने उस रिसोर्स को क्या किया हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है। अब देखिए स्टॉक ऐसे रिसोर्स है जो स्टॉक के फॉर्म में है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, और जो रिजर्व रिसोर्स होते हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रखे गए हैं, इनको कैसे यूज करना है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है बट इस टाइम पर बहुत ज्यादा नीड नहीं, इसलिए इन रिसोर्सेज को हम यूज नहीं करते। ये पहला टॉपिक था हम लोगों का इस चैप्टर से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तब आप कमेंट में जरूर बताइए, कोशिश की जाएगी हम कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर कमेंट में एक्सप्लेन नहीं होगा वो टॉपिक, कोई टॉपिक मिस हो गया हो, तब उसे उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।